नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल लोक चेतना। दोस्तों, अब तक आपको केसरगढ़ गांव में जमुनिया नदी के नजदीक 22 जुलाई को एक अवैध कोयला खदान में हुई दुर्घटना की जानकारी मिल चुकी होगी। केसरगढ़ गांव झारखंड के धनबाद जिले में आता है, बाघमारा थाना क्षेत्र में पड़ता है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के हवाले से यह जानकारी भी आपके पास पहुंच ही गई होगी कि इस हादसे में कम से कम 9 मजदूर खदान में फंसे हुए हैं और संभवतः इनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि खदान के मुहाने को मिट्टी पत्थर से ढक दिया गया है। बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। आप यह भी जान चुके होंगे कि बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, आउटसोर्सिंग कंपनी और कोयला माफिया के गुर्गे अवैध खुदाई और उसकी वजह से मजदूरों के फंसे होने या उनकी मौतों पर पर्दा डालने, झुठलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि मुख्य धारा के समाचार माध्यमों ने इस दर्दनाक हादसे की केवल सूचना दी, आपको बचते बचाते बस ये बताया कि नाजायज तरीके से कोयला निकालने के दौरान 9 मजदूरों के फंसकर मर जाने की आशंका है। लेकिन इस काले कारोबार की पृष्ठभूमि और इस काले कारोबार के नेपथ्य में खड़े बड़े ताकतवर किरदारों की चर्चा नहीं की। आगे की बातचीत में आप इसकी वजह भी समझ जाएंगे। मैं भी इस घटना के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस घटना का केवल ब्यौरा पेश करने की बजाय, यह बताने की बजाय कि क्या हुआ, मैं इस बात पर चर्चा करूं कि ये क्यों हुआ। ये बस अभी हुआ है या होता रहा है? होता रहा है तो कब से और कैसे? अगर यह धंधा अवैध है तो सरकारी कोयला कंपनियों, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक तंत्र, जनता के लिए खून पसीना बहाने की दुहाई देने वाले राजनेताओं, राजनीतिक दलों और इन सबके मजबूत नेटवर्क की मौजूदगी के बावजूद कैसे यह काला धंधा वर्षों से, दशकों से बदस्तूर बेरोक टोक जारी है? कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? मेरा ख्याल है कि आप में से ज्यादातर इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं, तो फिर मैं क्यों दोहरा रहा हूं? दरअसल आप सबकी तरह मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि झारखंड इस काली, बदनाम, जानलेवा सुरंग से बाहर निकले। इसीलिए मैं इस लंबी काली कहानी का पुनर्पाठ कर रहा हूं। शायद आप और हम मिलकर झारखंड को इस काली सुरंग से निकालने का कोई रास्ता तलाश सकें। फिलहाल हम कोयले के काले कारोबार की चर्चा जिस वजह से कर रहे हैं वो है झारखंड के धनबाद जिले में बाघमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया केसरगढ़ गांव में अवैध कोयला खदान में हुए एक भीषण हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर। अवैध कोयला खदान में कोयले की खुदाई के दौरान चाल धंस गई और पानी का तेज बहाव खदान के भीतर आया, जिसके कारण कई मजदूर फंस गए। इस हादसे में जो लोग अवैध खदान के भीतर फंस गए हैं और अब जिनकी मौत हो जाने की आशंका जताई जा रही है, उनमें गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के 4 मजदूर दिलीप साव, चरकू उर्फ अजीत अंसारी, अफजल उर्फ खान साहब और मोहम्मद जमशेद भी शामिल हैं। अवैध खदान के भीतर फंसे मजदूरों में से एक दिलीप के पिता बूटन साव कह रहे हैं कि मंगलवार 22 जुलाई को उन्हें हादसे की सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि खदान में अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसके कारण उनके बेटे दिलीप साव समेत 5 मजदूर अंदर फंस गए। जैसा कि बूटन ने बताया, जब वे जमुनिया पहुंचे तो उन्हें एक मजदूर मिला जो खदान से सुरक्षित निकल आया था। उसने बताया कि खदान में पानी तेजी से भर रहा था। सभी मजदूर जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे, लेकिन केवल वह रस्सी के सहारे बाहर निकल पाया, क्योंकि वह खदान के मुहाने के पास था। बाकी 5 मजदूर, जिनमें उनका बेटा दिलीप भी शामिल है, अंदर ही फंस गए। अब बूटन कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो कम से कम उसकी लाश तो हमें दे दी जाए। बूटन साहब ने आगे जो बताया
वो कोयले के काले कारोबार में पर्दे के पीछे के रसूखदारों का किरदार सामने लाता है। उन्होंने बताया कि जब वे और गांव के अन्य लोग जमुनिया पहुंचे तो वहां काले रंग की महंगी गाड़ियों में सवार कुछ लोगों ने उन्हें और अन्य मजदूरों के परिजनों को खदान के पास जाने से रोक दिया, धमकाया भी। बूटन ने कहा कि इन लोगों के तेवर इतने सख्त थे कि गांव वाले डर गए। अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि ये लोग कौन थे, किनके गुर्गे थे और उन्हें परिजनों को रोकने की ताकत कहां से मिल रही थी। दिलीप साव की पत्नी गुड़िया देवी अपने 3 बच्चों के साथ जार जार रो रही है। गुड़िया अपने पति के जिंदा लौटने की उम्मीद छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि माफियाओं ने खदान के मुहाने को ही मिट्टी और पत्थरों से दबा दिया है। खाद जलाला खादा जलाता खादा जलाता खादा में सुनाइला पानी भरा गेला ता गेला कहीं कोकरू न पेला गेला घर के आदमी हमार वहाँ कल को कोकरू न ढुकेल दियो वहाँ से हर चेले लो सब घूर के कर गेलो हुए सब यहाँ का लेबर लोग सब जाता है उधर काम करने के लिए, पहला वाला काटता है, अपना गुजर बसर करता है। तो लोग गया था काटने के लिए इतवार को, तो कल सोमवार था ना, मंगल, हम लोग का वहाँ से 2 बजे फोन आया कि यहाँ पर ये लोग खदान में दब गया। तो हम लोग यहाँ से गए, गाँव वाला 10-20 आदमी वहाँ गए तो कोई पता नहीं। यहाँ का है अजीज अंसारी, अफजल अंसारी और साहू यहाँ बगल का है, दिलीप शाह। हम लोग का मना लाश कम से कम मिल जाना चाहिए। बाल बच्चा रो रहा है कि मेरा पापा कहाँ चला गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, लाश का बॉडी का मांग कर रहा है। कोयले के नाजायज कारोबार में लगे माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के करीब 12-14 घंटे बाद तक, यानी 23 जुलाई की सुबह तक किसी को भी उस खदान के मुहाने तक जाने नहीं दिया गया। न खदान में फंसे मजदूरों के परिवार वालों को, न आम लोगों को और न पत्रकारों को। प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों ने तो वहां जाने में तभी रुचि दिखाई जब यह मामला चर्चित हो गया और जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप हुआ। ऐसा है कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्रकाशित हुई है, जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर कोई अवैध मुआयना में कुछ आदमी को दबे होने की खबर है। उसके तहत जो है कल रात से ही हम लोग ने सिक्योरिटी सीआई से एवं बगमारा थाना के जवान के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है। तो मेरा ग्रामीणों से और आप लोग से भी, पत्रकार बंधु भी हमारे बहुत मदद करते हैं, अगर आप लोग को सूचना है स्पेसिफिक साइट का तो बताने से हम लोग रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू लाए हुए हैं। इसमें हम लोग को सहभागिता बनने से किसी की जान बच सकती है। क्या लगता है तक ये पूरे जो थाना के और सीआईसी का रिपोर्ट आया, जब तक साइट नहीं मिलता है तो हम कैसे बोल दें। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय जब दुर्घटना स्थल पहुंचे तो उन्हें भी रोकने की भरपूर कोशिश की गई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तो नाराज होकर बाघमारा थाने में धरना देकर बैठ गए और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने के बाद ही वहां से हटे। कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता सफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से है। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी पतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से।
अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है। समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहां से कोयला चोरी हो रहा है। संख्या बढ़ने खुलेआम गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी संख्या बढ़ने की संभावना है क्या? निश्चित है, वो तो रेस्क्यू टीम आने के बाद वो निकाला जाएगा कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने लोग वहाँ पे। कहा हूँ कि इसको लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर यह लिपापोती नहीं होगा और वहाँ रेस्क्यू होना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर जाएंगे। सारे लोग जानते हैं कहाँ से किया गया, किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहाँ पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना बताए। इसलिए रेस्क्यू होना जरूरी है और लाश का आइडेंटिफाई होना जरूरी है और जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। पुलिस का है ना, माफिया लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिनको जब घटना स्थल पर खुद है दबे हुए वैसे लोगों को दबा, कौन कोयला चोर है वो आप समझ रहे हैं कि उन लोगों का विरोध से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो रहने दीजिए ना भाई, मैं अपना न्याय का लड़ाई लड़ूंगा और जनता के साथ रहूंगा, यहाँ के विस्थापितों के साथ। प्रशासन का आप देख सकते हैं यदि अभी तक घटना सूचना मिला कि लोग दब गए और उसके बाद पूरी आजादी के साथ माफियाओं को छोड़ने का मौका दे दिया कि उसको किसी तरह जल्दी से जल्दी उसका मुहाना को ढक दिया जाए ताकि यह बात निकले नहीं। हाँ, अब मैं खुद कह रहा हूँ यदि नहीं घटा तो भाई अब रेस्क्यू करके देखिए उसको। घटना नहीं घटा है तो मैं तो नाम के साथ बता रहा हूँ। आप यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं दबे हुए तो उनके घर में जाके देख लीजिए उसके घर में वो है कि नहीं है। ठीक है। जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटना स्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहां पर खोले और वहां से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक कुल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है। मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। माफियाओं का जो मन जो बढ़ा है, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, FIR करे, उनको जेल भेजे। मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे BCCL में जिस प्रकार से चल रहा है आप समझ सकते हैं, और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस का प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं। इस आप दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में पहरेदारी करेंगे। कोई आना चाहेगा हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा, अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। और NDRF की टीम को नहीं आने देना ये तो प्रशासन की मिली भगत का संकेत है। क्या लगता? बिल्कुल। अब भाई CBI का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है, तो CBI को इस सब की खबर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब CBI किसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ की यूनिट, ये तो उनको बताना चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय CBI को कहे, आदेश दे
मतलब शासन, प्रशासन, BCCL, CISF सब मिले हुए हैं और CBI का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुकदर्शक बना रहेगा। कार्रवाई तो सीधे सबसे पहले BCCL के GM के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए, और उनको CISF को आदेश देना चाहिए कि घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कोयले की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। दूसरा, शासन प्रशासन जो यहाँ का है उसका भी काम है कि अवैध गतिविधि हो रही है, उसको सूचना मिलते हैं वहाँ जाएं। अगर कोई मरा है, इतनी संवेदनहीनता प्रशासन शासन में है कि मरे उसकी लाश वहाँ से भीसर रह जाए, या जो खनन करने वाला है उसके लाश को कहीं ठिकाने लगा दें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। अब उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जनप्रतिनिधि मौन है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से वो मौन है। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में कोयले का अवैध खनन चरम पर है। अवैध कोयला खदानों में दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। मजदूर गुमनाम मौत मर रहे हैं। अवैध खनन के कारण निरसा हो, तेतुलमारी हो, झरिया हो, कूजू हो या कालूबथान, लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। कुछ दिनों पहले ही 5 जुलाई को झारखंड के रामगढ़ जिला के कूजू थाना क्षेत्र में CCL के कर्मा परियोजना की खुली खदान में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल भी हुए थे। मृतकों की पहचान निर्मल मुंडा, वकील करमाली, इम्तियाज खान और रामेश्वर माझी के रूप में की गई थी। मतलब साफ है, केसरगढ़ जमुनिया की घटना कोयले के काले कारोबार के स्याह इतिहास का महज एक पन्ना भर है। इस काली किताब में पहले से अनगिनत पन्ने भरे पड़े हैं। यह काला कारोबार आसानी से रुकने वाला नहीं, इसीलिए ये पक्का है कि आगे के कोरे पन्ने भी जल्दी ही ऐसी ही काली डरावनी कहानियों से भरेंगे। मैं दुआ करूंगा कि मेरी ये भविष्यवाणी या मेरा ये अंदाजा गलत साबित हो। कोयले का अवैध यानी नाजायज कारोबार तभी से चल रहा है जब से अविभाजित बिहार बंगाल के उस भूभाग में कोयले की खोज शुरू हुई, कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई, जिसे आज झारखंड के रूप में पहचाना जाता है। फिलहाल कोयले का यह काला कारोबार सालाना लाखों करोड़ रुपए का हो चुका है। अवैध कोयला खदानों में कोयले की कालिख में लिपटे लाचार मजदूर तो बस मुखौटा भर हैं। इस गोरख धंधे के असली किरदार तो प्रभावशाली सफेद पोश लोग हैं, जिनकी जेब, तिजोरी और बैंक बैलेंस इस काले हीरे के काले कारोबार के बल पर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। इन काले किरदारों में समाज और इंतजामिया का हर वो वर्ग, हर वो शख्स शामिल है जिसे आप अपना रहनुमा, अपना सरपरस्त मानते हैं, जो रसूखदार हैं, जो किसी न किसी वजह से समाज में, व्यवस्था में, प्रशासन में असर रखते हैं। नेता, पुलिस, अपराधी, रंगदार, अफसर, सरकारी या निजी कोयला कंपनियों के अफसर, कारोबारी, ऐसे जितने लोगों को जानते पहचानते हैं आप, उनमें से ज्यादातर। इस काले कारोबार का काला पहलू केवल ये नहीं कि देश के, हमारे आपके संसाधनों की संगठित लूट हो रही है, इसका सबसे स्याह पहलू ये है कि हर साल सैकड़ों कमजोर, निरीह, लाचार मजदूर कोयले की काली सुरंग में छटपटाते हुए दम तोड़ने को अभिशप्त हैं। बड़ी, काली और कठोर सच्चाई ये भी है कि ऐसी ज्यादातर मौतें गुमनाम होती हैं। कोयले के काले कारोबार के सरगना इन मौतों को दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहते, ताकि उनका काला कारोबार बदस्तूर जारी रहे, उनकी काली कमाई में कोई रुकावट नहीं आए। कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं। भारत में कोयले की कमर्शियल माइनिंग का इतिहास लगभग 220 साल पुराना है। शुरुआत दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोलफील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर्स सुमनेर और हीटली द्वारा 1724 ईस्वी में की गई थी।
1853 में स्टीम इंजन वाली रेलगाड़ी के आ जाने के बाद कोयले की मांग तेजी से बढ़ी। मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा। नए नए कल कारखानों, ईंट भट्ठों, घरेलू ईंधन की जरूरतों ने भी कोयले की मांग बढ़ाई। कोयला खनन में कई निजी कंपनियां भी सक्रिय हुई। कोयले की वैध खुदाई के साथ ही कोयले की अवैध खुदाई और कारोबार भी शुरू हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर कारोबार लाठी के जोर से चलता था, इसलिए इस धंधे में बाहुबलियों का बोलबाला तो स्वाभाविक था। 1972-73 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन केवल वैध खदानों का। कोयले की नाजायज खुदाई और इसका कारोबार माफियाओं की निजी मिल्कियत तब भी बना रहा। माफियाओं के बीच अवैध खदानों पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष भी हुए। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म देखी होगी और उसमें इस तरह की घटनाओं का काफी विस्तार से जिक्र है। लेकिन ऐसे हर मौके पर इनके सफेद पोश सरपरस्त एक्टिव हुए और उन्होंने माफियाओं के बीच इलाके बांट दिए। अब भी बटे हुए हैं इलाके। कुछ इलाकों में माफियाओं के बीच अब भी थोड़ा बहुत विवाद है, जिसकी वजह से जब तब आप इनके गुर्गों के बीच हिंसक झड़प की खबर सुनते होंगे। समय का पहिया घूमा। एक बार फिर सरकार ने कोयला खदानों में ऑफिशियली प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश दिया। निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक बांटे जाने लगे। सरकारी कोयला कंपनियों ने भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को इंगेज करना शुरू किया। अब खदानों से कोयला निकालने का काम लगभग पूरी तरह आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप दिया गया है। इसके बाद से तो कोयला माफियाओं का काम और भी आसान हो गया है। उनकी सक्रियता भी बढ़ गई है। सफेद पोश कोयला माफिया ही आउटसोर्सिंग कंपनियों को मैन पावर उपलब्ध कराते हैं। कोयला ढोने वाली गाड़ियां भी सफेद पोश कोयला माफिया ही उपलब्ध कराते हैं। सरकारी कोयला कंपनियों के मैनेजर, अफसर और बाबू जानबूझकर उन कोयला खदानों को खुला छोड़ देते हैं, जहां से वैध तरीके से कोयला निकालने का काम बंद हो जाता है। उनका इशारा पाकर कोयला माफिया उन बंद पड़ी खदानों से नाजायज तरीके से कोयला निकालना शुरू कर देते हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों कोयला लदी गाड़ियां इन कोलियरी क्षेत्रों से बिना वैलिड परमिट के निकलती हैं। दर्जनों थाने पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से कोई गाड़ी पकड़ी नहीं जाती है। अगर ऐसी कोई गाड़ी पकड़ ली गई है और उसके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई हो गई, तो समझ लीजिए कि मांडवाली में कोई चूक हो गई है। अंदाजा लगा लीजिए कि कोयले के काले कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है। कोयला खदानों के नेशनलाइजेशन के पीछे उस समय की सरकार का तर्क यह था कि प्राइवेट माइनर्स साइंटिफिक तरीके से माइनिंग नहीं करते। इस वजह से कोयले का उत्पादन भी कम होता है और मजदूरों की जान जोखिम में रहती है। हो सकता है कि कोयला खदानों के सरकारी हो जाने के बाद उन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जान सुरक्षित हो गई हो, लेकिन उन मजदूरों का क्या जो सफेद पोश कोयला माफियाओं के कब्जे वाली अवैध कोयला खदानों में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कोयले की खुदाई कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कोयले की नाजायज खुदाई के काम में लगे निरीह मजदूरों को बस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। उन्हें न जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं, न उन्हें इस काम के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मजदूर ज्यादातर रैट होल माइनिंग का तरीका अपनाते हैं, जो बहुत ज्यादा असुरक्षित है। मजदूरों को खराब वेंटिलेशन वाले बिल्कुल छोटे दायरे में काम करना पड़ता है, जिससे दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। बिना सपोर्ट वाली अवैध खदानों में सुरंगों के ढहने का और नजदीकी नदियों का पानी घुसने का खतरा हमेशा बना रहता है। अवैध कोयला खदानों के भीतर खराब वेंटिलेशन के कारण हर सांस के साथ कोयले की धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड मजदूरों के फेफड़े में जाती है, जिसकी वजह से एक बारगी मौत न भी आई तो धीरे धीरे वे मौत के करीब सरकते रहते हैं। अवैध खदानों में धंसान, लैंडस्लाइड और विस्फोटों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि अवैध कोयला खनन में लगे मजदूरों को इन खतरों का अंदाजा नहीं है।
लेकिन हुजूर, झारखंड के जिन इलाकों में कोयला खदानें हैं वहां चिराग तले अंधेरा है। आजीविका का कोई वैकल्पिक साधन नहीं। कोयला खदानों ने खेती बाड़ी का स्कोप छोड़ा ही नहीं है। नौकरी बस मुट्ठी भर लोगों को मिल पाती है। फिर लाचार बेरोजगार लोग सफेद पोश माफियाओं के लिए नाजायज तरीके से कोयला न खोदें तो और क्या करें। ज्यादातर अवैध कोयला खनन उन्हीं खदानों में किया जाता है जिन्हें सरकारी कोयला कंपनियों ने छोड़ दिया है। ऐसे में ये सवाल भी लाजमी है कि सरकारी कोयला कंपनियां उत्पादन बंद करने के साथ ही ऐसी खदानों के मुहाने बंद क्यों नहीं करती, खुला क्यों छोड़ देती है। ऐसी खदानों की पहरेदारी का भी कोई इंतजाम क्यों नहीं है। पहरेदारी कौन करेगा भाई, जब पहरेदार खुद चोरी में लगा हुआ है। केंद्र सरकार कोयले के अवैध खनन को कानून व्यवस्था की समस्या मानती है और इसे रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डालती है। राज्य सरकार कहती है कि अवैध खनन केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों के क्षेत्राधिकार में हो रहा है, इसलिए इसे रोकने की जवाबदेही भी केंद्रीय एजेंसियों और सरकारी कोयला कंपनियों को लेनी चाहिए। लेकिन ये फेंका-फेंकी केवल अवैध खनन रोकने के लिए है। कोयले की काली कमाई में हिस्सा सबको चाहिए। CISF जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी, सरकारी कोयला कंपनियों के मैनेजरों और बाबुओं को भी, राज्य सरकार के विभिन्न महकमों से जुड़े अफसरों और बाबुओं को भी, पुलिस को भी, रंगदारों को भी, माफियाओं को भी, सबको। तो फिर कोयले के इस काले कारोबार पर लगाम कैसे लगे? फिलहाल मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा होगा कि ये सवाल उनसे पूछिए जिन्हें वोट की शक्ल में आपने देश के संसाधनों और देश के नागरिकों के जान माल की हिफाजत का जिम्मा दिया है। हम तो पूछ रहे हैं, आप भी जरूर पूछिए। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब करके हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जल्दी ही मिलता हूं एक और प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार, जय हिंद।